हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का पार्ट 5। पिछले चारों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो सीक्वेंस में देखिएगा। आज का वीडियो लेक्चर होगा लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर, जिसमें आपको मिलेगी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया बैंक्स के बारे में डिटेल में जानना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप स्लाइड में ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और उनकी आगे बनी हुई है 5 कैटेगरीज। ये पांचों कैटेगरीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं, जिन्हें हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफी वास्ट है, जिसके अंदर कई कैटेगरीज बनाई गई हैं अलग अलग प्रकार के बैंक्स की। ये हैं वो 4 कैटेगरीज जिन्हें हमने अब कवर करना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं। उसके बाद सीक्वेंस में बाकियों को भी डिस्कस कर लेंगे। लोकल एरिया बैंक्स, लोकल का मतलब होता है स्थानीय। तो जब एक पर्टिकुलर स्थान की डेवलपमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के लिए इन बैंक्स का गठन किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझिए, ईयर था 1996, जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमारे देश में न्यू लोकल एरिया बैंक्स की स्थापना की जाएगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया जाएगा। इसके पीछे कई सारे कारण थे। गैप बढ़ता जा रहा था। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज की कमी थी, तो उसी क्रेडिट को अवेलेबल करवाने के लिए पैसे की कमी जो थी आम इंडिविजुअल के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए, उस कमी को पूरा करवाने के लिए इन बैंक्स का गठन किया गया। अगली बात थी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की, पैसे के तौर पे मध्यस्थता करना। तो उसमें कंपटीशन की जरूरत थी, ताकि एक रूरल या सेमी अर्बन एरिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए, मन चाहा ब्याज उनसे मनी लेंडर्स ना ले पाए। तो उसी में कंपटीशन लाने के लिए लोकल एरिया बैंक्स को बनाया गया। गवर्नमेंट ने दिए 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स इन बैंक्स का गठन करने से पहले। सबसे पहला तो ये था कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना जो कि प्रमोट करें रूरल और सेमी अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों में सेविंग्स की आदत को। ज्यादातर लोग अपने घरों में ही पैसा रखते थे या प्राइवेट मनी लेंडर्स को दे देते थे, तो उस चीज से रोकने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको लेके आने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब भी इन एरियाज में रहने वाले लोगों को पैसे की जरूरत होती थी या यूं कहूं लोन की जरूरत होती थी, तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो वहां पर उन्हें क्रेडिट अवेलेबल कराना, ताकि वह अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कर पाए और उन्नति की राह पर चल पाए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इन लोकल एरिया बैंक्स की रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होती है। सबसे पहले बात की जाए तो यह जितने भी बैंक हैं, इनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर, और इनको बहुत ही अनिवार्य है कि वह कंपनीज एक्ट 1956 के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, सारे नियमों को मानते हुए। फिर बारी आ जाती है लाइसेंस प्राप्त करने की। तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जितने नियम बनाए गए हैं, उन सब की पालना करनी होती है। फिर बारी आ जाती है शेड्यूल में अपने आप को एंटर करवाने की। जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था
कि शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आने के लिए सेकेंड शेड्यूल जो कि आरबीआई ने बनाया है, कई सारी कंडीशन जिसमें लिखित हैं, उन सबको पूरा करते हुए अपने आप को एलिजिबल बनाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस शेड्यूल में एंट्री पाना, वह सारे नियम भी पालन करने पड़ेंगे। तभी जाके वह एक लोकल एरिया में जितनी क्रेडिट गैप है उसकी भरपाई कर पाएंगे और अपने बैंकिंग के कारोबार को अच्छे से निभा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इन बैंक्स के लिए कितनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो जब भी कोई लोकल एरिया बैंक इस्टेब्लिश करना होगा, उसका स्टार्टअप करना होगा, तो मिनिमम कैपिटल चाहिए होगी 5 करोड़ रुपए। और कौन लाएगा ये पैसे? ये पैसे लेकर आएंगे प्रमोटर्स। इंटायर मिनिमम शेयर कैपिटल उन्हें ही कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब कौन हो सकता है प्रमोटर? प्रमोटर के तौर पर कोई इंडिविजुअल, कॉरपोरेट एंटिटीज यानी कि बड़े बिजनेस हाउस या सोसाइटीज भी ये काम कर सकती हैं। जब कोई प्रमोटर ये पैसा बिजनेस में लेकर आता है तो उसके ऊपर नियम लग जाता है लॉक इन पीरियड का, मतलब 3 साल तक जिस दिन इस बैंक ने लाइसेंस प्राप्त किया वहां से कैलकुलेट करते हुए 3 साल तक वह प्रमोटर अपना पैसा उस बैंक में से नहीं निकाल सकता। अब इंडिया में बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन आ चुकी है, तो इन बैंक्स पर भी उसका असर है। इन बैंक्स में भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआई एक रोल निभा सकते हैं। जैसे कि आपको अभी बताया कि मिनिमम कैपिटल प्रमोटर्स के द्वारा दी जाती है, तो इन प्रमोटर्स में एनआरआई भी हो सकते हैं। और ये जो एनआरआई होंगे ये कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं, पर मिनिमम पेड अप कैपिटल का हद से हद 40%, उससे ज्यादा करना कंट्रीब्यूट इन्हें अलाउड नहीं है। अब कितने प्रमोटर्स होंगे उसमें भी यहाँ पर कंडीशन है। एनआरआई प्रमोटर्स के टोटल नंबर का 20% से ज्यादा नहीं हो सकते। अब बात आ जाती है एरिया ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि इन बैंक्स का नाम ही लोकल एरिया बैंक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कारोबार होगा वो बहुत दूर दूर तक नहीं फैला हो सकता। तो यहाँ पर आरबीआई ने रूल बनाया कि इनका कारोबार हद से हद 3 डिस्ट्रिक्ट तक ही हो सकता है। स्लाइड में देखिए, यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं ज्योग्राफिकली कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स, जिसका मतलब होता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो एक दूसरे के समीप हो यानी पास हो। इससे फायदा ये होगा कि फोकस होगा लोकल कस्टमर्स के ऊपर, और लोकल कस्टमर्स कहाँ के? रूरल एरियाज के और सेमी अर्बन एरियाज के। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, किस किस एक्टिविटी के लिए ये बैंक लोन दे सकता है? यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से रिलेटेड एक्टिविटीज। यहाँ पर वर्ड लिखा है एलाइड। एलाइड का मतलब होता है संबंधित एक्टिविटीज, तो खेती बाड़ी और उससे जुड़े हुए कामों के लिए लोन्स दिए जा सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, एग्रो और एग्रीकल्चर जुड़ी हुई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए, और नॉन फार्मिंग सेक्टर को भी पैसा दिया जा सकता है। फिर बारी आ जाती है ये जानने की कि इनकी लेंडिंग कितनी % किस सेक्टर को दी जाएगी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है प्रायोरिटी सेक्टर को ही, जिसको हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जितना भी बैंक का टोटल क्रेडिट है उसका 40% दिया जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर को। वीकर सेक्शन को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाएगा। वीकर सेक्शन में 2 मेन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि प्रायोरिटी सेक्टर में जितना पैसा दिया उसमें से 25% वीकर सेक्शन का हो, या जितना बैंक ने टोटल क्रेडिट दिया यानी नेट बैंक क्रेडिट जितना था उसका 10% जो है वो वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा। तो यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि बैंक्स बनाए गए हैं
एक स्पेसिफिक एरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर रूल्स बदले गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ऑपरेशन पहले 3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था, पर फिर आरबीआई ने रूल्स को बदला और आज की डेट में जो लोकल एरिया बैंक्स हैं वह 5 डिस्ट्रिक्ट तक अपने काम को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इस लिस्ट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर यह 3 बैंक्स के नाम फ्लैश होते हैं जो कि लोकल एरिया बैंक्स हैं। एक एक करके तीनों के बारे में हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के साथ। यह आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था जिसे ईयर 1999 में ये मान्यता प्राप्त हुई। 27 दिसंबर 99 को इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब 20 साल से बहुत अच्छे तरीके से यह अपना काम कर रहे हैं। इनकी रेगुलेशन, सुपरविजन और गाइडेंस का पूरा ध्यान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ये बैंक सारे नियमों की पालना करता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन करना, या जितने भी लोन दिए उसकी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग करना। लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल्स यानी कि बिजनेस को भी हर प्रकार का कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, हर तरीके की फैसिलिटी, पर्सनल बैंकिंग, इस तरह के लोन्स दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है फार्मर्स को। दूसरा बैंक यहाँ पर है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ध्यान से देखिए, साथ में मैंने वर्ड लिखा है कैंसर। 24 दिसंबर 2020 को ये खबर आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज दिया और यह बोला कि ये जो बैंक है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हार्मफुल है, जिसकी वजह से इसका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। अब ये बैंक बैंकिंग बिजनेस का कारोबार नहीं कर सकता। अगला जो बैंक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है तेलंगाना में। ये एक काफी बड़ा लोकल एरिया बैंक है जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम करता है, पर समय के साथ इसने 3 स्टेट्स में अपना कारोबार फैला लिया और 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हुआ क्योंकि इनकी जो रेगुलेशन है उसमें आया एडमिनिस्ट्रेटिव स्प्लिट, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम शुरू कर लिया। अब इनकी 29 ब्रांचेस हैं और अगर बात करें कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट्स की तो 14 इनके ऐसे आउटलेट्स हैं। तो इसके साथ ही काफी डिटेल में हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने जाना कि लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नए नियम उनके लिए बनाए गए और किस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सख्ती से सारे नियमों की पालना करवाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपने गेन की होगी। आप भूलिएगा नहीं, टॉपिक अभी कंटिन्यूटी में आगे चलेगा। हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स, उसकी कैटेगरीज अगले वीडियो लेक्चर में। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में।